एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए विश यू नाम की एक कोरियन फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 15 जनवरी 2021 को रिलीज हुई है और ये एक रोमांटिक फिल्म है। इसे 6.5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 91% लोगों ने लाइक किया है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे लोग जो प्यार को जेंडर के मापदंडों में मापते और तोलते हैं, ये फिल्म उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की शुरुआत सांगिया नाम के एक लड़के से होती है जो सड़क पर गुजरते हुए एक लड़के को गाते हुए देखता है। जब वो उस लड़के को गिटार पर गाना गाते हुए देखता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वक्त थम सा जाता है। वो थोड़ी देर रुक कर उसे देखता है और उसका गाना सुनता है। वो लड़का भी पलटकर उसकी तरफ मुस्कुराता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। कुछ दिनों के बाद सांगिया अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है और उसे खिड़की के बाहर वही लड़का दिखाई देता है। बस वहीं पर रुकती है और वो लड़का बिल्कुल उसकी खिड़की के बाहर था। उस लड़के का दोस्त बस के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर उससे कुछ बात करने के लिए वो सांगिया की खिड़की खोलकर उससे बात करने लगता है। क्योंकि सांगिया के मन में उस लड़के को जानने की इच्छा थी, इसीलिए वो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगे रहने देता है, लेकिन अपने फोन से ईयरप्लग्स की तार निकाल देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम कैंग इंसू था और उसका दोस्त उसे उसकी वीडियो देखने के लिए कहता है। इंसू सांगिया को नोटिस कर लेता है क्योंकि उसे याद था कि उस रोज सड़क पे उसने उसका गाना सुना था। वो उसकी तरफ मुस्कुराता भी है, लेकिन सांगिया डर के मारे उसे इग्नोर करता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं। इसके बाद सांगिया जैसे ही अपनी बस से नीचे उतरता है, वो सबसे पहले इंसू का नाम सर्च करता है। सांगिया को इंटरनेट पर इंसू की वीडियो मिल जाती है और वो पागलों की तरह उसका गाना रिपीट पे सुनता रहता है। एक रोज सांगिया जब अपने ऑफिस की पार्टी में था तो वो सब लोगों को वहीं पर छोड़कर बाहर आकर इंसू के गाने सुन रहा था। उसकी बॉस, जो कि उसे पसंद भी करती है, वो उसके पास बैठकर उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में सांगिया के बॉस ली को ये पता चलता है कि उसे किंग इंसू के गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। वो दोनों अभी अंदर जाने ही लगते हैं कि तभी उनकी ऑफिस की पार्टी खत्म हो जाती है और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं। ऑफिस के सारे लोग जहां एक तरफ घर के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सांगिया और उसकी बॉस ली वहीं खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी ली देखती है कि सामने से इंसू अपने किसी दोस्त के साथ आ रहा था। वो इस बारे में सांगिया को बताती है, लेकिन वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उससे बात तक नहीं करता। ली अब सांगिया से कहती है कि उसे इस तरह से डरना नहीं चाहिए और अगर उसे इंसू के गाने इतने ज्यादा पसंद हैं तो उसे उसके पास जाना चाहिए और उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। बहुत हिम्मत जुटाकर सांगिया इंसू के पास तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, उससे बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। बहुत हिम्मत करके सांगिया इंसू के पास तो जाता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि टेबल के नीचे उसका कुछ सामान छूट गया था और वो उसी सामान को ढूंढने के लिए यहाँ वापस आया है। इंसू और उसके दोस्त को ये सब काफी ज्यादा अजीब लगता है और उन्हें ये लगता है कि सांगिया कोई बहुत ही वियर्ड इंसान है। सांगिया जब ली के पास वापस आता है और वो उससे ऑटोग्राफ के बारे में पूछती है तो सांगिया उसे कहता है कि इंसू वहां से जा चुका था। सांगिया अब इंसू से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका है कि घर जाते ही वो उसके गाने प्ले करने लगता है। उस पार्टी के बाद अगले दिन जब वो लोग ऑफिस में मिलते हैं तो उनकी बॉस उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। उनकी बॉस ने उन्हें एक काम दिया था कि उन्हें किसी फ्रेश टैलेंट को ढूंढना है, लेकिन उन्होंने अभी तक जिन भी लोगों के गाने प्रेजेंट किए थे, उनकी बॉस को वो गाने बिल्कुल पसंद नहीं आते। तभी ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सांगिया से कहती है कि उसे कैंग इंसू का गाना प्ले करना चाहिए। जैसे ही इंसू का गाना प्ले होता है, उनकी बॉस को उसका गाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसे रीच आउट करने के लिए कहती हैं। ये सुनते ही सांगिया और ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जहाँ एक तरफ सांगिया उसे पसंद करता है, वहीं दूसरी तरफ ली को अपना पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है। सांगिया, जो कि इस ऑफिस में पार्ट टाइमर था, अब उसे एक फुल टाइमर की जॉब मिल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसे इंसू के इस प्रोजेक्ट के लिए एज अ असिस्टेंट साइन कर लिया जाता है। उन्हीं के ऑफिस से एक टीम इंसू के पास भी जाती है और उससे ये प्रपोजल डिस्कस करती है। सांगिया जितना ज्यादा खुश था कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर झील के सामने म्यूजिक परफॉर्म करता है। उसी वक्त वहीं से इंसू गुजरता है और वो सांगिया को प्ले करते हुए सुनता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये इंसान बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है। सांगिया का एज अ फुल टाइमर आज पहला दिन है और आज ही के दिन इंसू को रिकॉर्डिंग के लिए भी बुलाया गया है। लेकिन जैसे ही सांगिया अपने ऑफिस पहुंचता है, उसकी एक बॉस उसे एक काम दे देती है। ली के कहे अनुसार सांगिया को रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचना था, लेकिन वहां वाली बॉस उसे वहां से निकलने ही नहीं दे रही थी। वो बार बार उसे काम पर काम देती रहती है और वो वहीं पर उलझा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद ली की कॉल आती है और वो कहती है कि सांगिया को जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचना है। जैसे ही सांगिया को इस बात का पता चलता है, वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और वो भागते हुए वहां से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचता है। सांगिया जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर पहुंचता है, वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो वहीं पर रुककर थोड़ी देर सांस लेता है। अभी वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर स्टूडियो का दरवाजा खोल ही रहा था कि तभी वहां पर इंसू आ जाता है।
इंसु उसकी तरफ हंसते हुए देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ भी कैसे हो सकते हो। इंसु का गाना सबके सब लोगों को पसंद आया था, इसीलिए कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। ली उससे कहती है कि कंपनी वाले उसके सामने 4 शर्तें रख रहे हैं और उसे इन चारों की चारों शर्तों को मानना ही होगा। कंपनी की पहली शर्त ये थी कि कंपनी उसे रहने के लिए घर देगी और दूसरी शर्त ये थी कि उसे अपने सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने होंगे। तीसरी शर्त ये थी कि उसके कमाए हुए प्रॉफिट का 70% कंपनी के नाम जाने वाला था और आखिरी शर्त ये थी कि कंपनी डिसाइड करेगी कि म्यूजिक किस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा। इंसु ली से कहता है कि उसे बाकी की सारी शर्तें मानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंपनी के दिए हुए घर में नहीं रह सकता। उसे अपने ही घर में रहना अच्छा लगता है और वो वहीं पर रहेगा। जब ली उससे प्रॉफिट के बारे में पूछती है तो वो ली से कहता है कि उसे प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है और अगर कंपनी चाहे तो उससे कितने भी पैसे ले सकती है। साथ ही वो ली से कहता है कि उसके लिए पैसे और सक्सेस कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके सामने उसे अपने आप को साबित करना है। ली अब उससे चौंकते हुए ये कहती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इस पर इंसु उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। ली अब इंसु के सामने एक और शर्त रखती है। वो उसे कहती है कि अगर वो कंपनी के दिए हुए घर में नहीं रह सकता तो उसे कंपनी के किसी इंसान को अपने घर में रखना होगा। जब इंसु उससे पूछता है कि आखिर ये इंसान कौन होगा तो वो सांग्या की तरफ इशारा करती है। सांग्या पहले तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे भरोसा करना मुश्किल होता है कि अब से वो इंसु के साथ रहेगा। लेकिन अगली रोज जब वो अपना सामान पैक करके इंसु के घर पहुंचता है तो इंसु बड़ी ही खुशी के साथ उसका घर में स्वागत करता है। वो उसे अपने घर की एक चाबी देता है और उसे कहता है कि इस घर को वो अपना ही घर समझ सकता है। दोनों ही 1996 बॉर्न है। ये जानने के बाद इंसु सांग्या से कहता है कि नो डाउट कि उसे उसके साथ इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। दोनों ही अब काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर एक रोज अचानक से इंसु रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बहुत गुस्से में बाहर निकलता है। क्योंकि सांग्या उस वक्त कॉल पर था तो उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर उसके और प्रोड्यूसर के बीच में ऐसा क्या हुआ। जब वो प्रोड्यूसर के पास पूरी बात जानने की कोशिश करता है तो प्रोड्यूसर उससे कहता है कि उसे 1 घंटे के अंदर इंसु को वापस लेकर आना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इंसु के करियर के लिए बहुत खराब होगा। सांग्या इंसु के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसु उसे खाना खाने के लिए वहां से ले जाता है और उसे कहता है कि आज उसका गाने का मन नहीं है। सांग्या जब बार बार इंसु को मनाने की कोशिश करता रहता है तो इस बात पर इंसु को गुस्सा आ जाता है। वो सांग्या पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि वो प्रोड्यूसर की साइड ले रहा है और वो उसकी साइड समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और वैसे भी उसे म्यूजिक को लेकर उसे कोई ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे म्यूजिक का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इतना कहने के बाद इंसु अपने घर चला जाता है और सांग्या भी वापस रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला जाता है। जब सांग्या की ली से बात होती है तो उसे ये पता चलता है कि ली ने ये जानबूझकर प्लान किया था। उसने गाने में कुछ चेंजेस किए थे और वो ये जानना चाहती थी कि इंसु सच्चा आर्टिस्ट है भी या नहीं। वो ये देखना चाहती थी कि इंसु अपने म्यूजिक को चुनेगा या फिर पैसों को चुनेगा, और इंसु ने अपने म्यूजिक को चुनकर ये साबित कर दिया था कि वो एक सच्चा और अच्छा आर्टिस्ट था। इंसु जब गुस्से से रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकला था तो उसका फोन वहीं पर रह गया था। सांग्या अब इंसु का फोन उठाता है और उसे लौटाने के लिए वो घर वापस जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो ये देखता है कि इंसु वहां पर नहीं है और थोड़ी देर बाद वो पियानो बजाने लगता है। पियानो पर वो इंसु का ही गाना बजाता है जिसे वो दिन रात सुना करता था। थोड़ी देर बाद इंसु वहां पर आ जाता है और वो उसे गाते हुए सुनता है। अब इंसु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सांग्या से माफी मांगता है। इंसु सांग्या से कहता है कि जो कुछ भी उसने उसे कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था और वो इस बात के लिए बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा है। इंसु को सांग्या की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई कि अब वो उसे अपने साथ म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कहता है। वो सांग्या से कहता है कि वो हमेशा से अपने अधूरे एक हिस्से को ढूंढ रहा था और वो उसका अधूरा हिस्सा है। वो दोनों अब साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं और साथ में बहुत ज्यादा वक्त भी बिताने लगते हैं। इंसु का बेस्ट फ्रेंड जब उन दोनों को साथ में देखता है तो वो ये समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इंसु ने इतनी ज्यादा शराब पी ली है कि वो अब चल भी नहीं पा रहा है, इसीलिए इंसु का बेस्ट फ्रेंड और सांग्या उसे घर वापस लेकर आते हैं। वो दोनों ही इंसु को वहां पर सुला देते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं। इंसु का बेस्ट फ्रेंड सांग्या से कहता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है कि वो इंसु के साथ है, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसने इंसु को इतना ज्यादा खुश देखा है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सांग्या इंसु की तरफ एक टक देखता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद वो उसे किस करने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए अचानक से उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब इंसु अपनी आंखें खोलता है तो हमें ये पता चलता है कि वो सोने का सिर्फ नाटक कर रहा था।
वो गाना जो इंसू और सांग्या ने एक साथ कंपोज किया था वो उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सबको सुनाते हैं। ली के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी वो गाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उसी गाने को फाइनल कर देते हैं। सांग्या अब इंसू को अपना घर दिखाने के लिए लाता है। इंसू जैसे ही सांग्या का घर देखता है वो उसे कहता है कि उसने उसके घर को जैसा इमेजिन किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। सांग्या अब अपने हाथों में बियर की कैंस पकड़ता है और वो इंसू को कहता है कि वो उसे एक खास जगह दिखाना चाहता है। वो इंसू को उसके घर की छत पर ले जाता है और दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं और फिर अचानक से सांग्या इंसू को किस कर लेता है। सांग्या के किस करने के बाद इंसू काफ़ी वियर्ड रिएक्शन देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसने ये कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जब सांग्या इंसू के चेहरे पर ऐसे रिएक्शन देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो भागते हुए अपने कमरे के अंदर जाता है और अपने आप को दरवाजे के पीछे लॉक कर लेता है। इंसू काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है और उसके बाद वो दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। बहुत सोचने के बाद इंसू सांग्या से कहता है कि आज रात वो यहाँ नहीं रुक पाएगा और उसे अपने घर वापस जाना होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। सांग्या भागते हुए उसे रोकने के लिए बाहर तो आता है लेकिन वो उसे आवाज़ नहीं लगाता। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों की ही हिम्मत नहीं होती। ऑफिस में जैसे ही सब लोग इंसू का गाना सुनते हैं उन सबको ही वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब सब लोग गाना सुन रहे थे तो ली की बॉस के फ़ोन पर चेयरमैन की कॉल आती है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि इंसू और कोई नहीं बल्कि उनके चेयरमैन का ही बेटा है। असल में इंसू के पेरेंट्स बहुत पावरफुल इंसान थे और वो चाहते थे कि इंसू म्यूजिक से दूर रहे। आज से पहले भी जब भी इंसू ने म्यूजिक में अपना करियर बनाने की कोशिश की तो उसके माता पिता ने यही किया था। इंसू को जब इस बारे में पता चलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद ली सांग्या को भी पूरी बात बता देती है और उसके बाद सांग्या बार बार इंसू को कॉल करने की ट्राई करता है। बहुत देर तक जब इंसू का फ़ोन नहीं लगता तो वो भागते हुए उसके घर जाता है। यहाँ वहाँ ढूंढने पर उसे इंसू कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिए वहाँ पर एक नोट पड़ा था। उस नोट पर इंसू ने ये लिखा था कि इतने दिनों तक जिस चीज़ ने उसकी हिम्मत बंधाए रखी वो और कोई नहीं बल्कि सांग्या ही था। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है और इंसू नहीं चाहता कि सांग्या उसे ऐसे देखे और इसीलिए वो उससे बहुत दूर जा रहा है। सांग्या इस नोट को लेकर सबसे पहले इंसू के बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वो उसे सॉरी कहता है और उसे ये नोट पढ़ाता है। नोट पढ़ने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, लेकिन उसके बाद वो दोनों मिलकर हर उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ पर इंसू को ढूंढा जा सकता था। सारा दिन यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद भी जब उन्हें इंसू कहीं दिखाई नहीं देता तो सांग्या वहीं अपने टेरेस पर आ जाता है। वो दिन रात इंसू को कॉल करने की कोशिश करता रहता है और साथ बिताए हुए वक्त की तस्वीरें और वीडियोस देखता रहता है। एक रोज़ को उसका दरवाज़ा खटखटाता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि इंसू ही था। इस बार इंसू उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि जब वो उसके साथ था तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा था और क्या वो इस बार आगे बढ़ने में उसकी मदद करेगा। इसके जवाब में सांग्या उसे कहता है कि उसे वादा करना होगा कि आज के बाद वो ऐसे बिना बताए कहीं भी नहीं जाएगा। इंसू सांग्या की तरफ मुस्कुराता है और उसे किस करता है। वो सांग्या से कहता है कि हमेशा से वो अपने पिता को हराना चाहता था और वो उन्हें साबित करना चाहता था कि उनकी मदद के बिना भी वो म्यूजिक में अपना करियर बना सकता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात सांग्या से हुई तो उसे ये समझ में आया कि उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसके लिए बेशकीमती था और इसीलिए अब वो अपने माता पिता को कुछ भी साबित नहीं करना चाहता था, बल्कि अब वो सांग्या के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक बनाना चाहता था। इंसू अब सांग्या को उसी टेरेस पर लेकर जाता है जहां पर इंसू का बेस्ट फ्रेंड ली और प्रोड्यूसर उनका इंतजार कर रहे थे और वो पांचों मिलकर अब म्यूजिक बनाने वाले थे। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई होप कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें लिखते रहिए क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेशकीमती हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड।